डियर व्यूवर्स, उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में हम हेल्थ असेसमेंट के एक इम्पॉर्टेंट यूनिट को डिस्कस करेंगे जिसका नेम है असेसमेंट ऑफ मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, जो कि मेनली हमारे पास बोन, टेंडन, लिगामेंट और मसल से बना होता है और ये हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन परफॉर्म करता है। जिस तरह हमारे बॉडी का ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो पोस्चर है, हमारे बॉडी के ये चलना हो गया, हम बैठते हैं, दौड़ते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट्स करते हैं, तो ये सब के सब जो है ये फंक्शन है मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम का। इसलिए ये इंतहाई ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें पता हो कि मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम की असेसमेंट कैसे होती है। ये चैप्टर जो है ये हमारे पास हेल्थ असेसमेंट BSN 4 सेमेस्टर के यूनिट नंबर फर्स्ट का सेकंड चैप्टर है और आज इस वीडियो में हम इस यूनिट के सेकंड और रिमेनिंग पार्ट को एक्सप्लेन करेंगे। इस यूनिट का फर्स्ट पार्ट का वीडियो लेक्चर ऑलरेडी मेरी यूट्यूब चैनल पे मौजूद है, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो वहीं से जाकर आप इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट को देख सकते हैं, जिससे आपके जहन में एक बेसिक व्यू बन जाएगा कि हम मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम की असेसमेंट कैसे करते हैं। और अब हम एक्सप्लेन करेंगे इस चैप्टर के रिमेनिंग पार्ट को। इसी के साथ इस पार्ट में डिफरेंट टाइप ऑफ MCQs आएंगी, तो हम उनको मेंशन करेंगे ताकि आने वाले एग्जाम्स में आपके लिए आसानी हो। अगर इस चैप्टर के दौरान आपको कोई इश्यू हो या क्वेश्चन हो तो कमेंट्स के थ्रू आप हमसे पूछ सकते हैं। चलो स्टार्ट कर लेते हैं असेसमेंट ऑफ मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के रिमेनिंग पार्ट को। तो इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में हमने एक्सप्लेन किया था कि असेसमेंट ऑफ मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में हम मेनली दो चीज़ें करेंगे। एक इंस्पेक्शन करेंगे, देखेंगे कहाँ पे स्वेलिंग है, रेडनेस है, टेंडरनेस है, और एक पल्पेशन करेंगे, उस बॉडी के डिफरेंट जगह को हम टच के थ्रू चेक करेंगे कि वहाँ पे कोई इश्यू है या नहीं। तो इंस्पेक्शन में फिर हम क्या करते हैं, इंस्पेक्शन कहते हैं आप अपने आई से देखना कि कहाँ पे इश्यू हो रहा है। तो हम जॉइंट्स कंटोर चेक करेंगे, मतलब जॉइंट की जो कनेक्शन है वो हम चेक करेंगे कि कहीं पे कोई स्वेलिंग तो नहीं है। डिफॉर्मिटी और इन्फ्लेमेशन हम चेक करेंगे। डिफॉर्मिटी मतलब वहां पे कोई इश्यू है, कहीं पे कोई बोन निकला हुआ है, कहीं पे इन्फ्लेमेशन तो नहीं है। इन्फ्लेमेशन क्या होती है कि वो जगह रेड हो जाती है और उसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है उस जगह का, और तीसरी बात वहां पे पेन होता है। तो ये चीज़ें हमने चेक करनी है। लिमिटेशन ऑफ मोशन हम देखेंगे, अब आगे स्लाइड में भी आएगा कि जो नॉर्मल मोशन होता है किसी जॉइंट का, हम देखेंगे कि क्या वो नॉर्मल से कम मूवमेंट करता है। अगर कम मूवमेंट करता है तो उसका रीजन क्या है, आया पेन हो रहा है, स्वेलिंग है या कोई और रीजन है। स्किन लीजन्स हम चेक करेंगे कि कहीं पे कोई कट्स वगैरह तो नहीं लगे, कहीं पे कोई निशानात वगैरह तो नहीं है, स्कार्स तो नहीं बने। बल्जिस हम चेक करेंगे कि कहाँ पे कोई चीज़ बाहर तो नहीं निकली, जो नॉर्मल चीज से बाहर स्वेलिंग हो जाती है, बल्जेस। रेडनेस हम देखेंगे, रेडनेस है या नहीं है। इसके बाद आपने क्या देखना है, रेंज ऑफ मोशन के उस मोशन का कितना रेंज है विद डिफरेंट मैन्यूअर्स। हमारे पास डिफरेंट टेस्ट होते हैं जिसके थ्रू हम रेंज ऑफ मोशन चेक करते हैं, और वो टेस्ट आगे आ रहे हैं 4 के 5 आपके इसी जो है यूनिट में वीडियो में मेंशन है, और वो फिर हम बताएंगे कि उसमें MCQs कैसे आते हैं। इसके बाद हमने गेट चेक करना है। गेट्स क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, चलने के अंदाज को हम गेट कहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में पिक्चर स्लाइड में आपको पिक्चर के थ्रू नजर आ रहा है। तो हम उसको हील टो, ऑन हील और टेंडम वॉक हमने उससे करानी है, और हम उसका गेट चेक करेंगे। तो ये टेंडम वॉक या हील टो जो है, इस वॉक को एक कौन सा वॉक है, तो ये नेक्स्ट स्लाइड में पिक्चर में आप लोगों को दिखाया गया है। तो ये सब तो बेसिक हमारे पास हो गए। यहाँ पे एंड में लिखा है कि फोकस्ड अटेंशन टू एरिया ऑफ कंप्लेंट। जाहिरी बात है कि अगर पेशेंट एक जगह पे कंप्लेंट करता है कि इस जगह पे मुझे स्वेलिंग है या इस जगह पे मुझे पेन हो रहा है, तो उस पे हमने फिर फोकस रखना है और उसको अच्छे से हमने असेस करना है
कि यहाँ पे अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो उसका रीजन क्या है। तो इंस्पेक्शन में हमने ये चीजें देखनी है। अब इस पे अगर सिनेरियो टाइप एमसीक्यूज आते हैं तो आपको पता हो कि इंस्पेक्शन मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में क्या क्या देखा जाता है। देखो इस पिक्चर में आप लोग फिर देख सकते हैं कि ये जो वॉक है तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हील टू टो वॉक, जिसको टेंडम वॉकिंग भी कहते हैं। और ये आपको एमसीक्यूज के लिए पता होना चाहिए कि हम क्या करेंगे कि पेशेंट से इस तरह की वॉकिंग करेंगे। ये जो यहाँ पे हुई है हील टू टो, मतलब उंगलियां आमने के रखने, टो के साथ रखने और इस तरह वॉक कराना है, और इसको टेंडम वॉक कहते हैं। इसके बाद हम उसको कहेंगे कि जी हील पे चलो, उसके बाद उसको हम कहेंगे कि फिंगर की मदद से आप चलो। तो इससे फिर हमें बैलेंस का पता चलता है कि एक पेशेंट नॉर्मल बैलेंस रख सकता है या नहीं रख सकता। अगर पाँव में कहीं पे टेंडरनेस वगैरह है तो वो या तो हील पे खड़ा नहीं हो सकेगा या अपने पाँव के फिंगर्स पे इजीली खड़ा नहीं हो सकेगा। फिर हम चेक करेंगे कि इशू कहाँ पे है, आया वो बोन का इशू है या मसल्स का इशू है। सही है। अच्छा, इंस्पेक्शन में हम ग्रास डिफॉर्मिटीज भी चेक करते हैं एंड कंट्रैक्चर। तो ग्रास डिफॉर्मिटीज किसे कहते हैं? जो मेजर इशू है, मेजर स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, तो उसमें दो चीजें आ जाती हैं और एमसीक्यूज के लिए आप लोग चेक याद रख लें, और ये आगे स्लाइड में भी आएगा तो यहां पे आप इसको समझ लें। पहला है जीनियोवेरम। जीनियोवेरम या गिनियोवेरम भी इसको कहते हैं। ये क्या है? ये बो लेग्स हैं। आपकी जो पाँव हैं वो क्या होगी? वो कमान की तरह होंगी। देखो आप पाँव जो होते हैं वो कमान की तरह होते हैं। तो कभी कभार ये जो है बाय बर्थ डिफॉर्मिटीज होती हैं, या कभी कभार ये किसी डिजीज की वजह से या हड्डी वगैरह टूट जाती हैं, तो उस वजह से भी ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसमें मसला क्या होगा? पर्सन का बैलेंस इफेक्ट होगा, उसका गेट नॉर्मल चलने का अंदाज इफेक्ट होगा, और उसको जो है प्रॉब्लम वगैरह भी हो सकती है, पेन भी हो सकता है, और भी चलने में इशू हो सकते हैं। दूसरा जो है तो वो है जीनियोवेल्गम, जिसको नॉक नीज भी कहते हैं कि ये जो नीज हैं ये आपस में मिले होते हैं, इसको नॉक नीज भी कहते हैं। और अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि ये जो आर्मी वगैरह में वो करते हैं ना मेडिकल वगैरह, तो उसमें भी ये चीज़ देखी जाती है। अगर इस तरह का सीन है तो फिर आपको वो उसमें सेलेक्ट नहीं करते, इस तरह के जो आर्मी वगैरह वाले होते। क्यों? क्योंकि इससे आपका नॉर्मल चलने का सेटअप डिस्टर्ब हो जाता है, ना आप सही से चल सकते हो ना दौड़ सकते हो। तो फिर क्या है कि अगर कहीं पे दौड़ना वगैरह हुआ तो वहां पे आपको इश्यू होगा। तो ये क्या है? ये हमारे पास ग्रॉस डिफॉर्मिटीज हैं, कंट्रैक्चर स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है ये, और इसको फिर पता होना चाहिए कि नॉक नीज को जीनियोवेल्गम कहते हैं। सही है। ग्रॉस डिफॉर्मिटीज में ये प्रॉब्लम भी होते हैं कि फ्लेक्शन एनकाइलोसिस हो जाता है। फ्लेक्शन एनकाइलोसिस ये है कि यहाँ पे जो बोन्स हैं वो क्या हो जाते हैं? वो फ्यूज्ड हो जाते हैं, एबनॉर्मली फ्यूज्ड हो जाते हैं, और हैंड जो है वो इस तरह हो जाता है। तो ये भी तो नॉर्मल नहीं है। इसके बाद अक्सर आप लोगों ने देखा होगा ओल्ड एज में ये प्रॉब्लम ज्यादा आते हैं कि ये फिंगर्स जो है इस तरह मुड़ जाती है, फिर वो सीधी ही नहीं होती। आप उसको सीधा भी करोगे वो स्ट्रेट नहीं होगी। तो ये क्या है? जिसको इसको अल्नर डिविएशन भी कहते हैं। तो ये ग्रॉस डिफॉर्मिटीज हैं, और इसकी नेम से आपको पता होना चाहिए कि ये किस एबनॉर्मेलिटी की बात हो रही है, और ये चीजें हमने एसेस भी करनी है पेशेंट में। इसके बाद सेकंड हमारे पास बात आ जाती है पल्पेशन की। पल्पेशन में हम ऐसा करते हैं कि असेसमेंट ऑफ ईच जॉइंट, मेजर मसल्स ग्रुप्स, लिगामेंट्स एंड टेंडन। हम क्या करते हैं कि जॉइंट्स हो गया या मसल्स हो गए या लिगामेंट्स या टेंडन हो गए, उसको बाई टच फिंगर्स के थ्रू क्या करेंगे? पल्पेट करेंगे और उसकी असेसमेंट करेंगे। ओनली पल्पेबल डिफॉर्मिटीज ऑफ जॉइंट लाइक नोडुलरिटीज, टेंडरनेस, क्रेपेटस, वार्म। क्या करना है कि पल्पेबल डिफॉर्मिटीज हम इसके थ्रू चेक करते हैं। कहीं पे अगर नोडुलरिटीज हैं, मतलब स्वेलिंग वगैरह अगर कहीं पे है, कहीं पे टेंडरनेस है, टच से वो जगह पेनफुल है, या कहीं पे क्रेपेटस साउंड है,
या कहीं पे वार्म थे, वो जगह गर्म है, तो हमने क्या करना है, हमने उसकी प्रॉपर असेसमेंट करनी है। और असेसमेंट के बाद अगर ज़रूरत पड़ी तो उस जगह के फिर आप एक्सरे भी करवा सकते हो, उस जगह की आप सिटी स्कैन या एमआरआई वगैरह भी करवा सकते हो, लेकिन पल्पेट हम फिंगर्स के थ्रू चेक करेंगे। सही है, करेंगे पल्पेट। अब अगर मसल्स की बात हो रही है तो फिर क्या करना है कि मसल्स के लिए हम टोन चेक करेंगे। टोन मतलब मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी वगैरह, मसल साइज चेक करेंगे, आया कहीं पे स्वेलिंग या टेंडरनेस तो नहीं है, और टेंडरनेस चेक करेंगे। टेंडरनेस मैंने पहले भी बता दिया, एक जगह जो स्वेल होती है और पेनफुल होती है तो उसको फिर हम कहते हैं टेंडरनेस। तो ये हमने क्या करने हैं, पल्पेट करने हैं। पॉइंट टेंडरनेस फॉर ब्रूसाइटस, टेंडेनाइटिस एंड फाइब्रोमाइल्जिया। तो क्या है, हमने पॉइंट टेंडरनेस भी चेक करनी है, स्पेसिफिक टेंडरनेस भी चेक करनी है। किस लिए, अगर ब्रूसाइटिस हुआ है, ब्रूसाइटिस वो कंडीशन है कि जिसमें जो साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं उसमें साइनोवियल फ्लूइड होता है, तो उस फ्लूइड की इन्फ्लेमेशन को ब्रूसाइटिस कहते हैं। अब आप कहोगे कि साइनोवियल जॉइंट किसे कहते हैं, तो ये आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर एनाटॉमी फिजियोलॉजी में पढ़ चुके हैं। साइनोवियल जॉइंट फ्रीली मूवेबल जॉइंट होते हैं, अगर उनकी इन्फ्लेमेशन है तो उसको ब्रूसाइटिस कहते हैं। कहीं पे अगर टेंडन की इन्फ्लेमेशन है, टेंडनाइटिस, वो भी हम पॉइंट टेंडरनेस के थ्रू चेक करते हैं। फाइब्रोमाइल्जिया वो कंडीशन होता है कि जिसमें हमारे बॉडी में जगह जगह पे स्वेलिंग होती है, और मेन चीज ये है कि बॉडी हमेशा आपको फटीग फील होगा, थकावट सी फील होगी, सो के उठोगे फिर भी आप नॉर्मल फील नहीं करोगे, तो उसको फाइब्रोमाइल्जिया कहते हैं। तो उसके लिए फिर हमने पॉइंट टेंडरनेस देखनी है कि कहां कहां पे टेंडरनेस है। और टेंडरनेस क्या होता है कि स्वेलिंग, वो स्वेलिंग जो टच करने से पेन करे, टेंडरनेस उसको कहते हैं। तो ये चीजें हमने पल्पेट करनी है। ये ब्रूसाइटिस और इन चीजों का फिर आपको मीनिंग्स वगैरह का पता होना चाहिए। रेंज ऑफ मोशन ROM पहले से मैंने आपको बता दिया कि हम क्या करते हैं कि रेंज ऑफ मोशन चेक करते हैं, जिसमें एक्टिव मोशन भी है, देन पैसिव मोशन भी है। पैसिव मूवमेंट या पैसिव मोशन उसे कहते हैं कि अगर मैंने किसी पेशेंट का वो मसल्स या बोन वगैरह या जॉइंट चेक करना है तो उसको मैं मूवमेंट्स वगैरह देता हूं। अगर मैं उसको इजीली मूवमेंट दे सकता हूं तो मतलब पैसिव मूवमेंट उसकी सही है। एक्टिव मोशन वो इंडिविजुअल अगर खुद एक्सरसाइज वगैरह के जरिए अगर वो हैंड वगैरह को मूवमेंट देता है तो उसको फिर एक्टिव मोशन कहते हैं। इसके बाद मेजर विद गोनीमीटर, इसको हम गोनीमीटर के थ्रू भी मेजर कहते हैं। गोनीमीटर क्या होता है, एक हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू क्या करते हैं, जिसके थ्रू हम मूवमेंट्स चेक करते हैं जॉइंट्स की। मिसाल के तौर पे जॉइंट्स पे हम रखेंगे और फिर एंगल देखेंगे कि आया ये नॉर्मल एंगल तक मूवमेंट करता है या नहीं करता, तो उसके लिए जो हमारे पास स्केल यूज होता है उसको गोनीमीटर कहते हैं, और आगे पिक्चर्स में आ जाएगा तो उसके जरिए भी आप लोग देख सकेंगे। पेन ड्यूरिंग मोशन हमने चेक करना है कि आया उसको कोई पेन तो नहीं हो रहा ड्यूरिंग मूवमेंट्स ऑफ जॉइंट्स वगैरह, या एक्टिव मोशन में या पैसिव मोशन में। मोशन इन एबनॉर्मल प्लेन, अगर हमारे पास लिगामेंट्स लूज होते हैं जिसको लेग्जिटी कहते हैं, लेग्जिटी, कि जब लिगामेंट्स लूज होते हैं तो हमारे बॉडी के मूवमेंट्स एबनॉर्मल डायरेक्शन में होते हैं, तो वो भी हमने चेक करना है। क्रेपिटस एंड ग्रेटिंग ऑन मूवमेंट, रफनेस ऑफ कार्टिलेज सरफेस, देखो हमारे पास जो वो होते हैं जॉइंट, तो वहां पे लिगामेंट्स कार्टिलेज वगैरह होते हैं, सही है। अब अगर बोन सरफेस या कार्टिलेज वगैरह रफ हो जाए तो वो जॉइंट मूवमेंट जो है वो क्रेपिटस या ग्रेटिंग टाइप साउंड्स करते हैं। क्रेपिटस क्रश क्रश की आवाज करेंगे अगर आप बोन को मूवमेंट दोगे, तो वो क्या होता है कि वहां पे वो जो लिगामेंट्स वगैरह कार्टिलेज होते हैं उसके सरफेस जो है वो रफ हो जाते हैं, जिसकी वजह से जॉइंट मूवमेंट के दौरान क्रेपिटस साउंड फील होता है, सही है। और क्या होता है कि काफी ज्यादा रेजिस्टेंस होती है जब हम जॉइंट को मूवमेंट देते हैं। तो ये फिर आपको एमसीक्यूज के लिए पता होना चाहिए कि क्रेपिटस या ग्रेटिंग जब मूवमेंट्स के दौरान होती है तो उसका रीजन रफनेस ऑफ कार्टिलेज सरफेस होता है, जिसकी वजह से ये इस तरह के साउंड्स करता है, सही है। और गोनीमीटर जो है ये क्या कहते हैं, ये रेंज ऑफ मोशन को कल को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। ये भी एमसीक्यूज के लिए याद रख लें।
लिगामेंट की टेस्ट की अगर बात आ जाती है तो लिगामेंटस टेस्ट इन्वॉल्व अप्लाइंग स्ट्रेस टू द लिगामेंट बाय अ वैरायटी ऑफ मैन्यूअर बाय फ्लेक्सिंग और एक्सटेंडिंग। तो जब हम लिगामेंट्स चेक करते हैं, अब आप लोग सोच रहे होंगे या जहन में होगा कि लिगामेंट किसे कहते हैं, तो फर्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन किया है। यहां पे बता दूं कि बोन टू बोन कनेक्शन जो है वो लिगामेंट्स की वजह से होता है। सही है। तो लिगामेंट्स को हमने क्या करना है, उसको प्रेस करना है, उस पे स्ट्रेस को अप्लाई करना है, कभी उसको फ्लेक्स करना होगा, कभी उनको एक्सटेंड करना होगा। ये लिगामेंट टेस्ट में हम करते हैं। दे फील पेन, लैक्सिटी, क्रेपिटस इज नोटेड। द फील अप, अगर पेन फील होता है या लूज लिगामेंट आपको फील होते हैं, लैक्सिटी कि वो लिगामेंट लूज है, या कहीं पे साउंड वगैरह अगर आपको फील होता है, तो ये चीजें आपने फिर नोट करनी है। अब एमसीक्यूज के लिए याद रख लें कि लिगामेंट में हमने ये चीजें नोट करनी है, ये आपको एमसीक्यूज के लिए पता हो। सही है। इंक्रीज द प्रेशर ग्रेजुअली टू चेक पेन टॉलरेंस ऑफ पेशेंट। और क्या है कि जिस जगह को आपने प्रेस किया ना, उसको हम क्या करेंगे, उसको तो प्रेशर थोड़ा बढ़ाएंगे ताकि हमें पता चले कि पेन टॉलरेंस उस पेशेंट की कितनी है। ऐसा तो नहीं कि मतलब ये चेक करना है कि वो जगह कितनी ज्यादा पेनफुल है पेशेंट के लिए। सही है। अब बात आ जाती है मसल स्ट्रेंथ एंड टोन की, कि हमने मसल स्ट्रेंथ और उसके टोन, उसके फ्लेक्सिबिलिटी कैसे चेक करनी है। तो फ्लेक्शन और एक्सटेंशन अगेंस्ट द एग्जामिनर रेजिस्टेंस, हम क्या करेंगे, उसके मसल्स को पहले नॉर्मली फ्लेक्स करेंगे, फिर उसको एक्सटेंड करेंगे। सही है। फिर उसके बाद हमने प्रेशर अप्लाई करना है और पेशेंट को कहेंगे कि आप अपने हाथ को फ्लेक्स या एक्सटेंड करो। फिर हमने देखना है कि हमारे रेजिस्टेंस के बाद ये कितना मोमेंट कर सकते हैं। इसके लिए जो स्केल या ग्रेड यूज होता है वो 0 से स्टार्ट होके 5 तक होता है। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है। तो फिर हम पेशेंट की मसल स्ट्रेंथ के मुताबिक उसको वही नंबर देते हैं कि मसल स्ट्रेंथ ग्रेड 3, ग्रेड 4। अब ग्रेड 3 का मतलब क्या है, 4 का मतलब क्या है, तो ये नेक्स्ट स्लाइड में आप लोगों के लिए आ जाएगा और आप लोगों ने वो फिर एमसीक्यूज के लिए भी याद रखना है। अगर कोई स्ट्रेंथ एविडेंस नहीं है तो हम 0 देते हैं, या अगर कंप्लीट स्ट्रेंथ उसमें है या रेजिस्टेंस फुली रेजिस्ट वो कर रहा है तो उसको हम 5 नंबर देंगे। ये भी आप एमसीक्यूज के लिए याद रख लें। डिजीजेस हमने चेक करनी है कि मसल्स की कोई डिजीज वगैरह तो नहीं है, मसल वेस्टेज वगैरह हो गया। इसके अलावा डिफॉर्मिटीज हमने चेक करनी है कि कहीं पे कोई डिफॉर्मिटी तो नहीं है, नॉर्मल जो है स्ट्रक्चर उससे तो मेरे को तो कोई इशू नहीं आया। कहीं पे पेन हो रहा है, कंट्रैक्चर कैन ऑल इफेक्ट मसल स्ट्रेंथ, या कहीं पे कंट्रैक्चर वगैरह तो नहीं, एबनॉर्मल फ्लेक्शंस वगैरह तो नहीं है, क्योंकि वो क्या करते हैं, आपके पास मसल स्ट्रेंथ को इफेक्ट करते हैं। अगर कहीं पे मसल्स वगैरह में ब्रेकेज आ गया है, कहीं पे कोई जख्म वगैरह लग गया है, तो वो क्या होते हैं, वो मसल स्ट्रेंथ को इफेक्ट करते हैं। मसल टोन डिटरमाइन नर्व सप्लाई। मसल टोन जो है वो नर्व सप्लाई से डिटरमाइन होती है। अगर हमारी न्यूरोलॉजिकल फंक्शन है तो फिर हमारे मस्कुलर फंक्शन भी सही होंगे। नोट फॉर रेजिस्टेंस टू पैसिव मूवमेंट, हमने देखना है कि जो पैसिव मूवमेंट होते हैं उसकी तरफ रेजिस्टेंस है या नहीं है। पैसिव मूवमेंट वो मूवमेंट जो एग्जामिनर आपके हैंड को मतलब मूव करता है, तो वो पैसिव मूवमेंट्स है। नोट लीड पाइप रिजिडिटी, हमने रिजिडिटी भी चेक करनी है कि आया मसल्स वगैरह तो ज्यादा रिजिड नहीं है, ज्यादा स्ट्रिक्ट तो नहीं है, आया वो इजीली मूवमेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो ये चीज भी हमने नोट करनी होगी। तो ये मसल स्ट्रेंथ और टोन की एग्जामिनेशन है, असेसमेंट है, ये आपको एमसीक्यूज में के लिए याद होनी चाहिए, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट स्लाइड है। ये हमारे पास जो है मसल स्ट्रेंथ का स्कोर है और ये आपको एमसीक्यूज के लिए याद होना चाहिए। अगर रेंज ऑफ मोशन अगेंस्ट फुल रेजिस्टेंस नॉर्मल है तो 100% 5 उसकी वैल्यू है और ये नॉर्मल है। अगर 0% हमारे पास है, क्या मतलब कि हमारे मसल्स की कंट्रैक्शन या मूवमेंट नहीं है, तो उसको हम 0% देंगे। इसके अलावा बाकी अगर कंप्लीट रेंज ऑफ मोशन है लेकिन रेजिस्टेंस के बगैर, रेजिस्टेंस रखोगे तो आपके हैंड्स वगैरह मूवमेंट नहीं करेंगे, तो उसको फिर हम
50% नंबर देते हैं। तो ये स्केल के जो है मुताबिक हमारे पास अगर स्ट्रेंथ जितनी बढ़ेगी उतनी हमारे पास ये वैल्यू बढ़ेगी। तो ये आप लोगों को एमसीक्यूज के लिए ये स्लाइड याद होना चाहिए। तो ये हमारे पास स्पेशल मैन्यूअर्स हैं और एग्जाम के हवाले से ये स्लाइड इंतहाई इंपॉर्टेंट है कि फेलन मैन्यूअर्स हमारे पास क्या है। मैन्यूअर्स कि आज द क्लाइंट टू होल्ड द रिस्ट एट 90 flexion and place against each other for 60 seconds. Normally there is no numbness, tingling and pain. तो ये क्या है, यहाँ पिक्चर के थ्रू हम आप लोगों को दिखा दें। देखो यहाँ पे आप लोग पिक्चर में देख सकते हैं कि हम क्लाइंट को कहेंगे कि वो अपने हैंड को इस तरह की पोजीशन दे दे। सही है। तो अगर ये हिलते नहीं है या इनको पेन जो है वो फील नहीं होता विद इन 1 मिनट तो मतलब नॉर्मल है। अगर पेन फील होता है तो क्या है कि ये नर्व की कंप्रेशन यहाँ पे शो करते हैं। देखो इस पिक्चर में दिखाया है और नर्व की कंप्रेशन की वजह से आपका ये हैंड पेन करता है, आप उस पर कोई वजन वगैरह नहीं उठा सकते। तो प्रॉब्लम क्या है, मस्कुलर प्रॉब्लम हो रही है लेकिन बिहाइंड का नर्व कंप्रेशन है और इसके लिए ये मैन्यूअर यूज होता है। सही है। कार्पल टनल सिंड्रोम को एसेस करने के लिए तो एमसीक्यूज के लिए आपको फिर ये याद होना चाहिए। सेकंड हमारे पास है टीनियल मैन्यूअर्स। टेनियल मैन्यूअर्स में क्या है कि टेपिंग लाइटली ओवर द मीडियन नर्व्स, नॉर्मली देयर इज नो नर्वनेस, टिंगलिंग एंड पेन। आप हाथ के या पांव के जब मीडियन नर्व्स पे टैप करते हैं तो नॉर्मली पेन फील नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर किसको न्यूरोलॉजिक मस्कुलर प्रॉब्लम है या बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उसको क्या होगा, उसको पेन फील होगा, वो जगह टेंडरनेस होगी, तो उसको टीनियल मैन्यूअर्स कहते हैं। इसके बाद अपोजिशन टेस्ट होता है। टचिंग द बेस ऑफ स्मॉल फिंगर बाय थंब विद और विदाउट रेजिस्टेंस। आपने क्या करना है कि अपने थंब को मिलाना है अपने हाथ की छोटी फिंगर से। आया ये करते हुए आपको पेन फील होता है या नहीं होता, इसको अपोजिशन टेस्ट कहते हैं। अगर आपके फिंगर्स में कोई इश्यू होगा तो इसमें पेन फील होगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि नॉर्मली हम उस पेशेंट को कहते हैं कि अपनी बड़ी फिंगर और छोटी फिंगर को मिला लो। दूसरा ये है कि हम थोड़ा रेजिस्टेंस देंगे और चेक करेंगे कि आया वो फिर मिला सकता है या नहीं, तो ये चीज़ भी हमने देखनी होती है। इसके बाद बेलेटमेंट टेस्ट। बेलेटमेंट टेस्ट क्या है कि इसमें हम पेटेला को टेप करते हैं। ये हमारा नी है ना, इसके ऊपर जो कैप है इसको पेटेला कहते हैं, इसको हम टेप करते हैं और न्यूरोलॉजिकल मूवमेंट्स चेक करते हैं। अगरचे यहाँ पे कोई इशू हुआ तो टेप करने से पेशेंट को पेन फील होगा और फिर क्या है उससे फिर प्रॉब्लम का हमें पता चलेगा। इसके बाद बल्ज टेस्ट है। बल्ज टेस्ट किसे कहते हैं? अ टेस्ट टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लूइड इन द नी जॉइंट बाय पुशिंग ऑन वन साइड ऑफ द नी टू ऑब्जर्व फ्लूइड डिस्प्लेसमेंट ऑन द अपोजिट साइड। क्या होता है कि हम पेशेंट के नी जो होते हैं, घुटना जो होता है, वो हम कहते हैं आप अपने पाँव को सीधा करो, फिर नी जॉइंट जो है वो एक तरफ से हम प्रेस करते हैं और देखते हैं कि दूसरी तरफ से कोई स्वेलिंग तो नहीं हो रही, कोई बल्जिंग तो नहीं हो रही। बल्जिंग किसे कहते हैं? मिसाल के तौर पे देखो ये हमारे पास नी है, सही है, तो हम इस साइड पे प्रेस कर रहे हैं, अगर इस साइड पे स्वेलिंग आ रही है तो इसको बल्जिंग कहते हैं। तो फिर हमने इसके लिए क्या करना है, इसके लिए बल्ज टेस्ट करना है। तो बल्ज टेस्ट से फिर हमें उस जगह की इन्फ्लेमेशन, वहाँ की स्वेलिंग वगैरह का पता चलता है। तो ये जो टेस्ट यूज हुए हैं, ये जो अभी हमने डिस्कस किए, तो ये आप लोगों को एमसीक्यूज के लिए याद होनी चाहिए, क्योंकि इस स्लाइड से एक एमसीक्यूज आ सकता है कि फलां मैन्यूअर्स या टेस्ट किस लिए यूज होता है। फिर आप लोगों को पता होना चाहिए कि उस टेस्ट में क्या होता है और ये किस लिए यूज किया जाता है। सही है। अब आप लोगों को थोड़ा बहुत असेसमेंट का पता चला। अब वो कौन से जॉइंट हैं या बॉडी पार्ट के उसको आपने अटेंशन देनी है। अगर टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट, आपके फेस के जॉइंट जो हैं, उसमें अगर कहीं पे स्वेलिंग है, पेन वगैरह है, आपने अटेंशन देनी है। सर्वाइकल स्पाइन आपने सही से एसेस करने हैं। थोरेसिक एंड लंबर स्पाइन हम चेक करेंगे। शोल्डर जॉइंट, एल्बो, हैंड एंड रिस्ट,
हिप जॉइंट, लेग्स एंड नी, और फीट एंड एंकल। तो जब जॉइंट की बात आती है तो इन जॉइंट्स को हमने एसेस करना होता है, जिसकी असेसमेंट काफ़ी इजी है और आगे आने वाले स्लाइड में हम आप लोगों को बताते देते हैं। TMJ जिसको टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट कहते हैं, तो उसके असेसमेंट हमने क्या करना है कि इंस्पेक्ट करना है स्वेलिंग के लिए, कहीं पे रेडनेस है या क्रिपिटेशन साउंड तो नहीं आ रही, उसके लिए हमने उसकी इंस्पेक्शन करनी है। पल्पेट करेंगे हम टेम्परेचर के लिए, टेंडरनेस के लिए और क्रेपिटेशन साउंड के लिए। अब आप कहोगे कि पल्पेट हम टेम्परेचर के लिए क्यों करते हैं? इसलिए कि अगर किसी जगह पे इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन होता है तो वो जगह क्या होती है, हॉट होती है, वार्म होती है, बाकी जगह से वो गर्म होती है, उसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है। इसलिए हमने टेम्परेचर के लिए, टेंडरनेस से क्रेपिटेशन के लिए चेक करना है। रेंज ऑफ मोशन हम चेक करेंगे, हम उसको कहेंगे कि प्रोट्रैक्शन ऑफ मैंडिबल, आप अपने मैंडिबल को, तोड़ी को बाहर निकालो, फिर इसको कहेंगे अंदर की तरफ आप वो मूव करो। तो ये हम रेंज ऑफ मोशन चेक करेंगे। अगर ये चीज़ें नॉर्मल है मतलब उसका टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट नॉर्मल है, सही है। तो ये फिर आप लोगों को एमसीक्यूज के लिए पता होना चाहिए। प्रोट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन रेंज ऑफ मोशन हम चेक करते हैं TMJ जॉइंट एसिस करने के लिए। टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट की पल्पेशन हम पेशेंट को सिटिंग पोजीशन में बिठाएंगे, उसकी स्वेलिंग, कलर या सिमेट्री के लिए उसके TMJ जॉइंट हम चेक करेंगे। इंडेक्स फिंगर रख के एंटीरियर टू ट्रेगस, ट्रेगस क्या है, ये जो आपके कान के साथ जो पार्ट है ये ट्रेगस कहलाता है, जिस तरह ये पिक्चर में उन्होंने अपने हाथ रखे हैं उस जगह पे। और हम पेशेंट को कहेंगे कि आप अपने माउथ को ओपन करो, क्लोज करो, फिर उस जगह पे हम देखेंगे कि ऐसा तो नहीं कि वहां पे कोई स्वेलिंग हो रही है या बल्जिंग हो रही है। दूसरा ये कि पेन और रेडनेस के लिए भी हमने एसेस करने हैं। एज माउथ ओपन फिंगर टिप्स वुल ड्रॉप इनटू जॉइंट स्पेस। देखो इन्होंने यही आपको कहा है कि अगर आप माउथ ओपन करते हो तो आपकी जो फिंगर है वो जॉइंट स्पेस में अंदर चली जाती है, फिर माउथ बंद करते हो फिर वो बाहर की तरफ आ जाती है, ये चीज़। इसके बाद जॉ को साइड टू साइड आप मूवमेंट करो, आगे पीछे, प्रोट्रूजन, रिट्रैक्शन, ये रेंज ऑफ मोशन हम चेक करेंगे। मूवमेंट ऑफ जॉ, उसको कहेंगे आप माउथ ओपन करो, फिर थोड़ी सी रेजिस्ट दे देंगे, कहेंगे आप माउथ ओपन करो। तो ये क्या है, ये इंस्पेक्शन एंड पल्पेशन है TMJ जॉइंट्स का, सही है। इसके बाद स्पाइन की अगर बात आ जाती है तो ये इसमें जो डिफरेंट टर्म्स हैं ये आप लोग शायद पहले से जानते भी हो कि हम क्या करेंगे, पेशेंट को सीधा खड़ा करेंगे, फिर इंस्पेक्शन करेंगे कि पेशेंट फर्स्ट लेटरली फॉर सर्वाइकल थोरेसिक, देखो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है सर्वाइकल, फिर हमारे पास सेकंड क्या आ जाता है, सेकंड हमारे पास थोरेसिक्स आ जाता है, फिर इसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, इसके बाद फिर हमारे पास लंबर आता है, फिर इसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, फिर हमारे पास सैक्रल। तो ये स्पाइन में ये 4 पार्ट जो है हमने क्या करने हैं, इनको हमने असेसमेंट हमने करनी होगी। इसके बाद कुछ टर्म्स हैं, किफोसिस। किफोसिस किसे कहते हैं कि अगर किसी भी पेशेंट का ये थोरेसिक पार्ट, ये कमर अगर बाहर निकली हुई है तो उसको कंडीशन को कहते हैं किफोसिस, हिंच बैक भी कहते हैं, एमसीक्यूज के लिए याद रख ले। लॉर्डोसिस, लॉर्डोसिस किसे कहते हैं कि अगर लंबर वर्टिब्रा अंदर की तरफ दंसा हुआ है तो उसको हम लॉर्डोसिस कहते हैं या स्वे बैक भी कहते हैं। इसके बाद स्कोलियोसिस, स्कोलियोसिस किसे कहते हैं, अगर वर्टिब्रल कॉलम क्या है, एस शेप में है तो इसको स्किलियोसिस कहते हैं। इसको कहते हैं लेटरल कर्वेचर, कर्वेचर कहते हैं कर्व्स को, लेटरल कहते हैं साइड पे, अगर वर्टिब्रल कॉलम साइड पे कर्व है तो उसको लेटरल कर्वेचर कहते हैं। तो ये स्पाइन के डिफरेंट जो पोजीशन है ये आप लोगों को एमसीक्यूज के लिए याद होने चाहिए। अब बात आ जाती है सर्वाइकल स्पाइन की। सर्वाइकल स्पाइन हमारे स्पाइनल कार्ड या वर्टिब्रल का वो पार्ट जो हमारे नेक के पीछे होता है, ये पीछे जो गर्दन है ये सर्वाइकल रीजन है, सही है। तो इसमें हम फ्लेक्शन करेंगे, मतलब कि अंदर की तरफ लेकर आना, फ्लेक्शन, बैक साइड की तरफ लेकर जाना, एक्सटेंशन, तो ये 45 डिग्री पे हम ये करेंगे। इसके बाद साइड पे लेकर जाना,
राइट रोटेशन, लेफ्ट रोटेशन, सही है, या लेटरल की तरफ फ्लेक्स करना, लेफ्ट लेटरल फ्लेक्शन है, राइट लेटरल फ्लेक्शन है, तो ये क्या कहेंगे, हम इस हेड को मूवमेंट्स देंगे। अगर ये इजीली मूवमेंट्स करता है पेशेंट का और उसको पेन फील नहीं होता, मतलब ये है कि सर्वाइकल स्पाइन या सर्वाइकल वर्टिब्रास उसके नॉर्मल हैं, सही है। अगर कहीं पे प्रॉब्लम है, मतलब वो सर्वाइकल या हेड के मूवमेंट वो सही से नहीं कर सकता, तो उसके क्या रीज़न है, सर्वाइकल स्ट्रेन हो सकता है, उस जगह में खिंचाव नॉर्मल से अगर ज़्यादा आ गया है। सर्वाइकल डिस्क डिजनरेटिव डिजीज हो सकती है। सर्वाइकल डिस्क हमारे ये वर्टिब्रल कॉलम जो है इसमें वर्टिब्रल डिस्क होते हैं, सही है, वर्टिब्रल डिस्क एक दूसरे के ऊपर होते हैं। अगर इसमें डिजनरेटिव कोई प्रॉब्लम है इनमें, तो फिर क्या हो सकता है, फिर हमारे पास प्रॉब्लम हो सकती है, पेन हो सकता है। सर्वाइकल कार्ड कंप्रेशन, अगर स्पाइनल कार्ड सर्वाइकल रीजन में कंप्रेस हो चुका है तो तब भी सर्वाइकल रीजन में उसको पेन फील हो सकता है। कंप्रेशन फ्रैक्चर अगर हो गया है, किसी भी वजह से उस जगह पे फ्रैक्चर हो गया है और वो जगह कंप्रेस हो चुकी है, तो भी हमारे पास ये प्रॉब्लम आ सकती है। लंबोसेक्रल मस्कुलर स्ट्रेन अगर आ गया है, मतलब लंबर रीजन में कोई इश्यू आ गया है, सेक्रल रीजन में कोई इश्यू आ गया है, तो उस वजह से भी हमारे पास क्या होता है, उस वजह से भी हमारे पास ये सर्वाइकल प्रॉब्लम्स आते हैं, सर्वाइकल पेन आता है। तो ये हमें पता होने चाहिए सर्वाइकल स्पाइन के इश्यूज, सही है। अब सर्वाइकल रीजन से नीचे आते हो तो थोरेसिक रीजन आता है और लंबर स्पाइन आते हैं। थोरेसिक ये हमारे चेस्ट के बैक साइड पे जो रीजन है स्पाइन का वो आता है थोरेसिक में। लंबर तो हमारे एब्डामेन के बैक साइड पे जो स्पाइन रीजन है उसको लंबर कहते हैं। तो क्या है कि उसकी हमने फ्लेक्शन चेक करनी है, हाइपर एक्सटेंशन देखनी है, लेटरल बेंडिंग वगैरह, रोटेशन हम देखेंगे कि अगर इनमें इशू आ रहा है या पेशेंट को पेन फील हो रहा है तो हम कहेंगे कि यहाँ इसके में कोई प्रॉब्लम है। और प्रॉब्लम वही सर्वाइकल की तरह वर्टिब्रा में मसला है, कहीं पे कंप्रेशन है, कहीं पे स्वेलिंग वगैरह है, तो उस वजह से इस पेशेंट के ये मूवमेंट इफेक्ट हो सकते हैं। इसलिए हम लोगों को कहते हैं कि जब भी आप भारी वजन उठाते हो ना तो अपने पोजीशन का ख्याल रखा करो, क्योंकि जब आप गलत तरीके से वजन को उठाते हो तो ये स्पाइन में वर्टिब्रा जो है या तो थोरेसिक या स्पेशली लंबर साइड पे वो डिस्क डिस्प्लेसमेंट हो जाती है, जिसकी वजह से फिर आपको चलने फिरने उठने बैठने में इश्यू होता है। तो ये एंगल से हमने ये मोमेंट्स चेक करने होते हैं, सही है। अब बात आ जाती है शोल्डर जॉइंट की। तो शोल्डर जॉइंट क्या है, आपके कंधे के जॉइंट। तो आपका कंधा या हाथ वो 360 डिग्री में जो रोटेशन करता है तो हमने भी उसी तरह रोटेट करना है। उसको कहना है कि आप हाथ को उठाओ, ऊपर लेकर जाओ, नीचे लेकर जाओ, आगे लेकर आओ, पीछे लेकर आओ, बॉडी की तरफ लेकर जाओ, बॉडी से दूर लेकर जाओ, और ये मूवमेंट पर हमने चेक करने हैं, सही है। फ्लेक्शन के फॉरवर्ड द आर्म शुड बी 180 डिग्री, हाथ को आगे लेकर जाओ। हाइपर एक्सटेंशन, आप अपने हाथ को बैकवर्ड साइड की तरफ लेकर जाओ 50 डिग्री तक, सही है। इसके बाद एबडक्शन, एबडक्शन कहते हैं आप अपने हाथ को बॉडी से दूर लेकर जाते हैं एबडक्शन, बॉडी की तरफ लेकर आते हैं एडक्शन, अंदर की तरफ रोटेट करते हैं इंटरनल रोटेशन, बाहर की तरफ रोटेट करते हैं एक्सटर्नल रोटेशन। तो ये तमाम बॉडी मूवमेंट्स यहाँ पे दिए गए हैं आपको। देखो वो एंगल भी लेकर आ सकते हैं, लेकिन एंगल जो है वो रटा वाली बात फिर हो जाएगी। थोड़ा बहुत आप लोगों को पता होना चाहिए, बाकी ये मूवमेंट्स का पता होना चाहिए कि फला बॉडी जॉइंट्स में कौन से मूवमेंट्स हम करवाते हैं, सही है। अब ये एल्बो के मूवमेंट्स हो गए, वही टाइप के मूवमेंट से आपको पता होना चाहिए कि हम फ्लेक्शन करते हैं कि बेंड एल्बो टुवर्ड फोरहेड, अपने हाथ को ऊपर की तरफ लेकर जाना, एल्बो को, सही है, कोनी को ऊपर की तरफ लेकर जाना। एक्सटेंशन, अपने हाथ को बिल्कुल स्ट्रेट लेकर आना। प्रोनेशन, अपने पाम को नीचे की तरफ, हथेली को नीचे की तरफ, आप उसके बाद हथेली को ऊपर की तरफ। तो ये क्या है, ये प्रोनेशन, हथेली को नीचे की तरफ, हथेली को ऊपर की तरफ, और ये मूवमेंट क्या है,
अगेंस्ट रेजिस्टेंस भी आपने चेक करने हैं। मतलब आप उसके हाथ पे जोर लगाओगे, उसको कहोगे अपने हाथ को सीधा करो, फिर देखोगे कि वो इन रिस्पांस कितना जोर लगाता है, ये उसके मसल स्ट्रेंथ का आपको पता चलता है इससे। तो ये एल्बो की डिफरेंट मूवमेंट से जो हमने पेशेंट से करवाने हैं, अगर ये नॉर्मली परफॉर्म करता है तो मतलब उसके एल्बो वगैरह में इशू नहीं है। अगर नॉर्मली परफॉर्म नहीं करता, फिर हमने रीजन ढूंढना है कि क्या रीजन है कि ये अपने हाथ को सही से मूवमेंट वगैरह नहीं देता। देखो, जब कोई पर्सन गिर जाता है या कोई एक्सीडेंट वगैरह हुआ, तो हमने पेशेंट की असेसमेंट मस्कुलोस्केलेटल करनी है, तो उसके हर बॉडी पार्ट्स को हमने असिस्ट करना होगा इन स्पेसिफिक तरीकों से, जो इस यूनिट में हमने कुछ डिस्कस किए और जो कुछ हम डिस्कस कर रहे हैं। सही है। ये रिस्ट की बात आ जाती है, तो क्या है कि हमने उसको क्या करना है कि आप फ्लेक्स करो, बेंड रिस्ट डाउन, अपने रिस्ट को डाउनवर्ड की तरफ, देखो ये बेंड जो ने बेंड किया हुआ है। सही है। इसके बाद हाइपर एक्सटेंशन, रिस्ट को ऊपर की तरफ, अल्नर डिविएशन, हैंड को आउटवर्ड बाहर की तरफ, फिर हाथ को अंदर की तरफ, ये क्या है, ये अल्नर डिविएशन है। रेडियल डिविएशन, क्या करना है कि हाथ को अंदर की तरफ। अल्नर डिविएशन मतलब देखो, ये अगर हमारे पास हाथ है, सही है, मैं यहाँ पे आपको हाथ बना के दे दूं, ये बड़े फिंगर है, अगर अंदर की तरफ लेकर जाएंगे तो ये रेडियल डिविएशन है, क्योंकि यहाँ पे रेडियल पल्स होता है। अगर बाहर की तरफ लेकर जाएंगे तो ये अल्नर डिविएशन है, क्योंकि यहाँ पे अल्नर क्या होता है, बोन होता है और पल्स होता है। तो ये अल्नर और रेडियल डिविएशन, और इन मोमेंट्स को फिर रेजिस्टेंस के अगेंस्ट भी चेक करेंगे। तो अगर हाथ इजीली हर तरफ से मूवमेंट करता है तो मतलब उसको रिस्ट मसला नहीं है। अगर मसला मूवमेंट नहीं करता तो फिर हम देखेंगे कि उसके रिस्ट में क्या मसला है। सही है। और ये फेलन मैनुअर है जो मैंने अभी आप लोगों को बता दिया, ये किस लिए वो किया जाता है, ये कार्पल टनल सिंड्रोम वगैरह चेक करने के लिए इसको किया जाता है। सही है। और ये टीनियल साइन है। टीनियल साइन हमने कहा था कि किसी नर्व पॉइंट को आपने प्रेस करना है, देखो जिस तरह इन्होंने प्रेस किया है, और आपने हाथ की मूवमेंट्स करनी है। अगर मूवमेंट इजीली होती है, सही है, नहीं होती तो टीनियल साइन आपका फिर पॉजिटिव आता है। सही है। ये हैंड्स के मूवमेंट है, वही मूवमेंट जो अभी हमने एक्सप्लेन किए, डाउनवर्ड मूवमेंट, तो उसको हमने क्या करना है, फ्लेक्शन, उंगलियों की अपवर्ड मूवमेंट हाइपर एक्सटेंशन, अंदर की तरफ बाहर की तरफ, अंदर बाहर की तरफ एबडक्शन, अंदर की तरफ क्या है, एडक्शन। जब आपके फिंगर एक दूसरे को टच करते हैं इसको एडक्शन, मतलब आप ऐड कर रहे हो उंगलियों को। एबडक्शन, अगर उंगलियों को एक दूसरे से दूर लेकर जाते हो। अगर ये मूवमेंट नॉर्मल हो रही है तो मतलब आपका हैंड नॉर्मल है, मस्कुलर या बोन रिलेटेड कोई इशू नहीं है। सही है। तो ये असेसमेंट सिर्फ पढ़ते नहीं है, इसको आपने परफॉर्म करना है जब इस तरह का पेशेंट आपके पास आएगा। और आप मस्कुलोस्केलेटल उसके असेसमेंट करोगी ना, स्पेशली जो इमरजेंसी ऑर्थोपेडिक इमरजेंसी होती हैं, आरटीए वगैरह होते हैं, या हिस्ट्री ऑफ फॉल होता है, तो उसमें ये आपने चेक करने हैं, बॉडी का हर एक आर्गन आपने देखना है कि कहीं पे कोई जो है एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है। देखो ये मूवमेंट है कि एबडक्शन, उंगलियों को दूर लेकर जा रहे हो, उंगलियों को आपस में मिला रहे हो, एडक्शन। थंब अपोजिशन आप चेक करते हो, हैंड को एक्सटेंड रखना, फिर क्या करना है, थंब को अगेंस्ट रेजिस्टेंस हम स्ट्रेट कर रहे हैं, तो ये क्या है, ये हैंड के रेंज ऑफ मोशन है। सही है। आर्थराइटिस, इसके टाइप्स ऑलरेडी हम इस यूनिट के फर्स्ट पार्ट में पढ़ चुके हैं कि आर्थराइटिस कहते हैं जॉइंट इन्फ्लेमेशन, जिसमें जॉइंट जो है वो उसकी स्वेलिंग हो जाती है और वो काफ़ी ज़्यादा पेनफुल होते हैं, तो वो भी आप लोगों ने फिर असिस्ट करने हैं। सही है। हिप की रेंज ऑफ मोशन आपने चेक करनी है, अपनी टांग को आगे लेकर जाओगे, साइड की तरफ लेकर जाओगे, तो ये क्या है, ये हिप जॉइंट के रेंज ऑफ मोशन है। फ्लेक्शन के जरिए चेक करना, एबडक्शन के जरिए, एडक्शन के जरिए, एक्सटर्नल रोटेशन आप करते हो या इंटरनल रोटेशन करते हो, तो ये सारी चीज़ें हमने क्या करनी है, हिप जॉइंट के रेंज ऑफ मोशन हमने चेक करने हैं। ये सिर्फ पढ़ने की चीज़ें हैं, आप लोग इसको पढ़ लो। देखो ये पिक्चर के जरिए दिखाया गया है कि हर डायरेक्शन में आपने मूवमेंट्स करवानी है। अगर इसको कहीं पे पेन फील होता है, फिर वो पॉइंट आपने फिर देखना है कि वहाँ पे उसको पेन फील क्यों होता है। अगर वैसे असेसमेंट के जरिए आप चेक नहीं कर सकते तो आप जो है क्या कर सकते हो, एक्सरे या अल्ट्रासाउंड या
उसकी तरफ जा सकते हो, सिटी स्कैन वगैरह की तरफ। नी जॉइंट के रेंज ऑफ मोशन तो हम फ्लेक्स करेंगे, फ्लेक्शन उसकी होती है या नहीं, जिसमें हर नी को टुवर्ड बटेक्स फ्लेक्स किया जाता है। और इसमें कौन से मसल्स, हैमस्ट्रिंग मसल्स ग्रुप इसमें इन्वॉल्व है, जिसमें बाइसेप फीमोरस मसल्स आता है, सीमी टेंडिनोसिस आते हैं एंड सीमी मेम्ब्रेनस आता है। तो ये मसल क्या करते हैं, उसमें हेल्प आउट करते हैं, इसको हैमस्ट्रिंग ग्रुप्स भी कहते हैं, याद रख ले। एक्सटेंशन या हाइपर एक्सटेंशन में वो पाँव को स्ट्रेट करेगा, इसमें क्वाड्रिसेप्स मसल्स काम करते हैं। रेक्टस फीमोरस हो गया, वास्टस मीडियलिस हो गया, लेटरलिस हो गया एंड इंटरमीडियस, तो ये मसल्स एक्सटेंशन में हेल्प आउट करते हैं। ये आपको एमसीक्यूज में पता होना चाहिए। एमसीक्यूज के लिए अगर इसमें से किसी भी मसल में इश्यू आएगा तो एक्सटेंशन आपके पास नहीं होगी, नॉर्मल पेनफुल एक्सटेंशन होगी। सही है। ये वो बल्ज टेस्ट एंड बेलेटमेंट टेस्ट हैं जो प्रीवियस स्लाइड्स में हमने जो है डिस्कस किया। तो ये इसके पिक्चर हैं। बल्ज टेस्ट, हम बल्ज क्या करते हैं, यहाँ से हम प्रेस कर रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं कहीं पे स्वेलिंग वगैरह तो नहीं होती। बेलेटमेंट टेस्ट जो है यहाँ पे हम टेप करते हैं और देखो यहाँ पे टेप कर रहे हैं और वो क्या कहते हैं, लेग वगैरह के मूवमेंट चेक किए जाते हैं उस टेपिंग के अगेंस्ट। सही है। एंकल रेंज ऑफ मोशन के लिए भी उसी टाइप के मूवमेंट्स हैं कि प्लांटर फ्लेक्शन आप करते हैं, जब आप अपने टो को, पाँव की उंगलियों को नीचे की तरफ बेंड करते हैं तो उसको प्लांटर फ्लेक्शन कहते हैं। अपने पाँव की उंगलियों को ऊपर की तरफ बेंड करते हैं अपवर्ड, तो उसको क्या करते हैं, एंकल एक्सटेंशन कहते हैं या डॉर्सी फ्लेक्शन भी कहते हैं। सही है। एमसीक्यूज के लिए याद रख ले। एवर्जन, अगर आप अपने पाँव को बाहर की तरफ आउटवर्ड बेंड करेंगे, एवर्जन कहेंगे, जिस तरह हम हाथ में इसको एबडक्शन कहते थे। और अगर अपने पाँव को अंदर की तरफ लेकर आएंगे, मतलब ये है कि ये आपका क्या है, पाँव है, फुट है। अगर अंदर की तरफ लेकर आएंगे इसको इन्वर्जन कहते हैं, अगर इसको बाहर की तरफ लेकर आएंगे इसको एवर्जन कहते हैं। तो ये मूवमेंट भी हमने कराने हैं और रेंज ऑफ मोशन चेक करनी है हमने। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, देखो ये ए इन्वर्जन है, अंदर की तरफ बेंड कर रहा है। अगर इसको बाहर की तरफ करता तो इसको इवर्जन कहते हैं। तो ये एंकल के रेंज ऑफ मोशन हमने इस तरह चेक करने हैं, रोटेटरी मोशन हमने चेक करना होगा। सही है। डॉर्सी फ्लेक्शन, ये ऊपर की तरफ लेकर आना, और प्लांटर फ्लेक्शन नीचे की तरफ लेकर जाना, डाउनवर्ड जो है। कुछ डिजीज हमारे पास एबनॉर्मेलिटी बाय बर्थ होती है, जिस तरह साइमन क्रीज, हाथ में, हथेली में सिर्फ एक लकीर हो, साइमन क्रीज जिसको कहते हैं। तो क्या है ये एबनॉर्मल, स्पेशली डाउन सिंड्रोम के बच्चों में इस तरह की हाथ में एक लकीर होती है। पॉलीडेक्टिली, एक्स्ट्रा फिंगर निकला होता है हाथ में, जो कि बाय बर्थ एबनॉर्मेलिटी है। सेंडिक्टिली क्या है कि उंगलियां बंद होती हैं, मतलब वो एक दूसरे से आइसोलेट नहीं होती, बाय बर्थ ये दो उंगलियां एक दूसरे के अटैच होती हैं, उसको सिंडेक्टिली कहते हैं। साइन ऑफ हिप डिसलोकेशन हमारे पास है। हिप डिसलोकेशन क्या है कि अगर उसका हिप बाहर निकला हुआ है या पाँव की मूवमेंट जो है वो फ्रीली मूवमेंट है, तो फिर क्या होता है कि ये बाय बर्थ बच्चों में थोड़े इशू होते हैं। तो फिर क्या करते हैं, आप इसको बचपन में जो है आप इन एबनॉर्मेलिटीज़ को ठीक करवा सकते हो। स्पेशली ये जो हिप डिसलोकेशन है, तो फिर क्या होता है कि ये अगर टाइट पैम्पर भी 2-3 दफ़ा पहनाते हो ना, उससे भी ये हिप अपनी जगह पे चला जाते हैं। अगर नहीं जाता तो फिर इस पे आपने क्या करना होता है, इसको अपने सपोर्ट या वो प्लास्टर टाइप लगाना होता है कि हिप को अपनी जगह पे फिक्स कर ले। सही है। तो ये फिर एमसीक्यूज पता होना चाहिए। पॉलीडेक्टिली किसे कहते हैं और सिंडेक्टिली किसे कहते हैं। पोली कहते हैं मैनी को, डेक्टिली कहते हैं फिंगर्स को। 5 से ज्यादा फिंगर्स होंगे पॉलीडेक्टिली कहेंगे। सिंडेक्टिली, अगर आपके बच्चे के फिंगर्स आप एक दूसरे के साथ अटैच हैं, उसको सिंडेक्टिली कहते हैं। सही है। अब डेवलपमेंटल कुछ वेरिएशंस होती हैं, आप ये एमसीक्यूज के लिए इसलिए याद रख लें कि यहाँ पे बच्चे किफोसिस का शिकार होते हैं। क्यों? अपनी एज की वजह से। जैसे उसकी एज बढ़ती है वो किफोसिस उसकी ख़त्म हो जाती है। तो अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन वगैरह है या एमसीक्यूज हैं कि उसमें
किफोसिस वगैरह की बात हुई है, तो ये बच्चों में नॉर्मल बात है जो एज के साथ उसमें चेंज हो जाती है। सही है। शुड बी एबल टू लिफ्ट द हेड एंड ट्रंक फ्रॉम द प्रोन पोजीशन बाय 2 months ऑफ एज। बच्चा है, उस सीधा आपने उसको लेटाया है या उल्टा प्रोन पोजीशन उल्टा लेटा हुआ है, तो वो अपने हेड को रेज कर सकता है। कब? जब वो 2 महीनों या उससे ज्यादा का हो जाए। अगर बच्चा रेज नहीं कर रहा, सर नहीं उठा सकता, 2 महीनों से ज्यादा हो गए, तो फिर देखना आपके पेशेंट में कोई, बच्चे में कोई एबनॉर्मेलिटी है जो कि वक्त पे आपने एसिस करवानी है। किफोसिस ऑफ थोरेसिक एंड लंबर स्पाइन की किफोसिस होती है जब बच्चा क्या होता है, 7 महीनों तक होता है। 7 महीनों के बाद फिर क्या हो जाते हैं, उसकी ये बैक जो है वो स्ट्रेट हो जाती है। हमने देखा है ना, बच्चा अपना सर सीधा नहीं कर सकता, इस तरह उसका सर नीचे आया होता है और उसकी बैक बाहर की तरफ निकली होती है। तो ये एज की वजह से, जैसे उसका एज बढ़ेगी ये नॉर्मल हो जाएगा। इसके बाद जितने भी बच्चे होते हैं वो फ्लैट फुटेड होते हैं, जो बाद में उनका फ्लैटनेस फुट की ख़त्म हो जाती है या कम हो जाती है। सही है, लेकिन बचपन में ये चीज़ें नॉर्मल हैं। एबनॉर्मेलिटी, जीनोवेरियम एंड जीनोवेलकम ऑलरेडी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं पिक्चर के थ्रू, वो भी बच्चों में हो सकता है। जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं उनमें कभी कभार पोस्टल चेंजेस आती हैं, वो बिकॉज ऑफ प्रेगनेंसी की वजह से। जैसे ही उनका बेबी डिलीवर हो जाता है तो वो नॉर्मल शेप में आ जाते हैं। जिस तरह इंक्रीज लॉर्डोसिस इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि वो पेट उनका मतलब एब्डामिन में वो जो छोटा बच्चा होता है, प्रेग्नेंट होती है, तो उस वजह से वो लॉर्डोसिस टाइप की हो जाती है। सही है। इंक्रीज मोबिलिटी एंड इंस्टेबिलिटी ऑफ सैक्रोइलिया जॉइंट जो है वो थोड़ी बहुत चेंज हो जाती है। सही है। प्रेगनेंसी वेडल जिसको कहते हैं। तो ये क्या है कि ये जो उसकी पोजीशन है ये क्या होता है, ये प्रेगनेंसी तक, जैसे वो डिलीवरी बेबी की होगी वो नॉर्मल में आ जाते हैं। कार्पल टनल सिंड्रोम रिलेटेड टू फ्लूइड रिटेंशन क्या हो जाते हैं, कार्पल टनल सिंड्रोम उसको होता है। जैसे उसका बेबी डिलीवर होगा वो कार्पल टनल सिंड्रोम उसका ख़त्म हो जाते हैं। कार्पल टनल सिंड्रोम में क्या होता है, ये हैंड्स वगैरह इनकी क्या होती है, इन जॉइंट्स वगैरह में पेन होता है। सही है, जो कि शुरू स्लाइड में हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। और लास्ट स्लाइड हमारे पास है कि जो ओल्डर एडल्ट होते हैं, बूढ़े लोग होते हैं, तो उनकी क्या होती है कि जॉइंट की मोबिलिटी या मस्कुलोस्केलेटल असेसमेंट हम एक्टिविटी ऑफ डेली लाइफ के फंक्शन से मालूम करते हैं। हम उसको कहते हैं कि आप नमाज कैसे पढ़ते हो, खड़े होके पढ़ सकते हो या बैठ के पढ़ते हो, सीढ़ियाँ चढ़ सकते हो या नहीं चढ़ सकते, आ सकते हो मस्जिद या नहीं आ सकते, आना जाना होता या नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें हमने उससे पूछनी होती है। तो ये हमारे पास मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम की एक्सप्लेनेशन वीडियो थी। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स के थ्रू आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, और आप जहां से भी हमारी वीडियो देख रहे हैं तो अपने इलाके का नाम और कॉलेज का नाम हमें कमेंट्स में बता दीजिए। ओके, थैंक यू।